तंत्रा. सो व्हेनेवर आई से दिस वर्ड तंत्रा, जब भी मैं ये तंत्रा वर्ड बोलती हूँ हमारे दिमाग में यूजुअली आता है ब्लैक मैजिक, काला जादू एंड पता नहीं क्या क्या. बट तंत्रा इज़ मच बियॉन्ड दैट. तंत्रा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तंत्रा एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हम अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते हैं, जो हमें एक जो हमने बाउंड्री क्रिएट की हुई है तंत्रा को लेके, उसके बियॉन्ड लेके जाएगा. एंड फॉर दैट वी हैव मिस तस्नीम. एंड वेलकम तस्नीम, एंड शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट तंत्रा इज़. सो तस्नीम, प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ तंत्रा बियॉन्ड ब्लैक मैजिक. थैंक यू. तंत्रा एक्चुअली तो अकॉर्डिंग टू मी ये तो पूरी दुनिया का नक्शा है. It's the design for everything that exists. It is understanding of energy. इसके अगर हम संस्कृत में इस शब्द को संधि विच्छेद करें तो इसके दो अंश हैं, तनौती, त्रयोति. Tantra, Tanoti and Trayoti. So Tanoti and Trayoti mean liberation and expansion. So Tantra is the art of expanding through liberation. And एक और चीज़ देखी जाए तो इसके जो etymology है उसमें संस्कृत में word है तन. तन is the body. So also how we can access the body. किस तरह से इस body के through हम divinity को पहुंच सकते हैं, वहाँ उसे छू सकते हैं. क्योंकि तंत्र का एक्चुअली ये उद्देश्य है कि हम ऑलरेडी एनलाइटेंड हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ हैं. यही एक पूरी सृष्टि का हिस्सा हैं हम, जो दैट इज़ ऑल डिवाइन, दैट इज़ ऑल ऑलरेडी गॉड, यू नो, गॉड एंड गॉडेस. सो देयर इज़ नोवेयर टू गो, नथिंग टू डू. कुछ हमें ऐसे साधना तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है, याद करना है. वी हैव टू रिमेंबर. और इसके लिए एक वर्ड है तंत्र लिनियज में कि प्रत्यभिज्ञ. प्रत्यभिज्ञ मीन्स आपको जो चीज़ पता है आप उसे भूल गए हैं कुछ किसी भी रीज़न से, वो आपको ऐसे याद आ जाए कि फिर आप कभी नहीं भूलेंगे. जैसे आपको पता ही नहीं था कि मेरे हाथ का ये हिस्सा है, पर अब आपको एक बार पता चल गया तो देन यू विल नॉट फॉरगेट इट. सो दैट प्रत्यभिज्ञ इज़ द फिलॉसफी ऑफ तंत्र, कि आप याद कीजिए कि आप कहाँ से आए हैं और आप क्या हैं. क्योंकि हम जो है ये एक डुअलिस्टिक एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं, जहाँ पे हमने ये मान लिया कि आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, और ये प्लांट अलग है और ये कर्टन अलग है. जो भी है, हर चीज़ हमने ऐसे मान लिया है कि हर चीज़ की एक आइडेंटिटी है, पर वो आइडेंटिटी किसकी है? हु इज़ दैट? Yes, exactly. And who are we? You know, and when we really come to the essence of that, we realize that it is all one. कि आप और मैं दिखने में अलग अलग हैं, और शायद हम ये मान भी लें कि चलो आप वहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, पर ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो एक लाइफ फोर्स हमारे अंदर चल रही है, जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ हैं. और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हम मिले हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम ये बात कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल वन कॉन्शियसनेस. सो दैट इज़ अल्टीमेटली द philosophy of Tantra, that we are in unity consciousness. We are all one. So Tantra is actually this field of ancient scripture and studies from ancient scriptures that talk about this unity consciousness, that talk about this oneness that is like the string that is holding all of the beads together, you know. So that consciousness is the string, and we are just beads that are part of the same string. तो तंत्र की जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो बहुत एंशंट है. ऐसा मानते हैं कि जब शिव जी और पार्वती का संवाद चल रहा था, तो उसमें पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये अर्थ क्या है इस सब का. उन्होंने काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे कि ये एग्जिस्टेंस क्या है, लाइफ क्या है, प्रेयर क्या है, डिवोशन क्या है. तो उन्हें जो है शिव जी ने, एक्चुअली मैं थोड़ा रिवाइंड करना चाहूँगी कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में मानते हैं कि ये संवाद चल रहा था जो शिव जी ने शक्ति को आंसर्स दिए हैं. साउथ में मानते हैं कि ये आंसर शक्ति ने शिव जी को दिए हैं. पर मेरा मानना ये है कि ये दोनों जब साथ में मिले, व्हेन दे वर इन यूनियन,
in devotion, in love, in prayer, together in union, in sacred union. जब शिव और शक्ति एक हो गए तो जो एक दूसरे के पास जो आधा हिस्सा था वो मिल गया, तो फिर वो complete picture दोनों को समझ आ गई. So I feel like that is the origin of Vigyan Bhairav Tantra. So Vigyan Bhairav is one of the texts which is most popular in Tantra. और ये ओशो ने भी एक बुक ऑफ सीक्रेट्स जो लिखी है वो इन्हीं सूत्रस पे, इन्हीं प्रैक्टिसेस पे है, जिसमें 112 प्रैक्टिसेस हैं कि आप किस तरह से इनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं या अपने खुद के डिवाइन नेचर को याद कर सकते हैं. एंड दीज 112 प्रैक्टिसेस वाज दिस कॉन्वर्सेशन, ये संवाद जो शिव और शक्ति के बीच में चल रहा था, वो यही 112 प्रैक्टिसेस के थ्रू बताया शिव जी ने या शक्ति ने कि आपको बताने की बजाय उन्होंने आपको एक एक्सपीरियंस दे दिया, एक मेडिटेशन दे दिया, एक प्रैक्टिस दे दी कि जब आप वो करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा. सो दैट इज़ द, अगर हम टेक्स्ट्स की बात करें, स्क्रिप्चर्स की बात करें, ज्ञान जो है तंत्र का वो यहाँ से शुरू होता है कि ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये टेक्स्ट्स हैं जिनमें लिखा है कि कैसे हम अपने नेचर को याद कर सकते हैं और हम किस तरह से अपनी खुद की जो डिवाइन नेचर है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं. मेडिटेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, एक दूसरे से कनेक्शन के थ्रू, हमारी फीलिंग्स के थ्रू. तो उन 112 प्रैक्टिसेस में हर चीज़ का मेंशन किया है कि आप किस अलग अलग ज़रिए से पहुंच सकते हैं. सो दैट इज़ तंत्रा, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ तंत्रा. और उसके साथ साथ काफ़ी दूसरे स्क्रिप्चर्स भी थे. देयर वाज शिव सूत्रस, देयर इज़ स्पंदकारिका, देयर इज़ प्रत्यभिज्ञ हृदयम, जो ये प्रत्यभिज्ञ स्कूल है जिसमें आप ये फ़िलॉसफी है कि आप भूल गए हैं और आप बस याद करें. और फिर जैसे आपने कभी बहुत सारी विद्याएं सुनी होंगी, देवी, शक्ति. सो ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दिस, दैट इज़ ऑल कंबाइंड as the body of knowledge in tantra. So like how do you know, हमें वो पता कैसे चलता है कि this is the philosophy that I need to follow or this is the school that I need to follow? How will I understand that? Excellent. So that's a great question because ये question में भी एक बहुत गौर करने की बात है कि आपको कैसे पता चलता है, राइट? तो ये that is the philosophy of tantra कि आपकी जो understanding है उसे आप सुनें, आप समझें कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपके अंदर से क्या गाइडेंस आ रहा है. तो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि स्टार्टिंग ही उस गाइडेंस से होगी, है ना. ऐसा नहीं है कि अब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको 1-2 बुक्स का नाम दे दूंगी और आप वो पढ़ लेंगे और आपको हो गया. तो ऐसे आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये बाहर से कोई गुरु या कोई चीज़ आपको नहीं बता सकती है. ये आपके अंदर से एक आएगा विजडम, एक इंट्यूशन जिससे आपने सुनना है. और आपको कैसे पता चलेगा उसका कुछ साइंस हैं, जैसे आप अपने इंट्यूशन को कैसे बिलीव करें, कैसे उसको रिफ़ाइन करें और उसे और फॉलो करना शुरू करें. तो जैसे भी आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ में इंट्यूशन फॉलो करते हैं तो इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वो एक आवाज़ है जो अपने आप को सुनाना चाहती है. तो जब आप उसे सुनने लगेंगे तो वो और तेज़ होगी और कॉन्फिडेंट होगी. तो आपका इंट्यूशन को आप जैसे भी रिफाइन करते हैं लाइफ में, और ये फेमिनिन क्वालिटी सबके अंदर है, खाली इट्स नॉट जस्ट वुमेन आर इंट्यूटिव, एवरीवन हैज़ दिस क्वालिटी. एंड एक्चुअली तंत्र में सबसे फाइनल स्टेज ऑफ दिस enlightenment, this reaching the divine essence is when Shiva and Shakti become Ardhanarishwar, right? So हमारे अंदर का divine masculine, divine feminine जब एक हो जाते हैं, जब एक balance में yin and yang की तरह balance में आ जाते हैं, तब we realize our true nature. So we all have feminine within us and we all have masculine within us, right? It's just a question of what we refine. So everyone can refine this intuition, and through your intuition, a couple of signs are you feel, एक तो आपके अंदर से एक expansion feel होगी, which is tantra, right? Expansion, tanoti, trayoti, through liberation and expansion. So एक expansion जब आपको feel होती है कि हाँ ये कुछ है, और एक इसको वेस्टर्न साइंस में उसको एक मसल टेस्टिंग कहते हैं, कि जैसे अगर आप सोचिए कि आपने अगर किसी चीज़ के लिए हाँ कहना है तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. तो जैसे आपके सामने मैंने आपकी फेवरेट मिठाई रख दी, तो आपकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आएगा. तो आप सोचिए जैसे आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होंगे, आप थोड़ा सा उसकी तरफ जो है आपकी बॉडी अपने आप मूव करेगी, राइट.
और अगर मैंने आपके सामने कुछ ऐसा रख दिया जो बहुत ही फाउल है, जिसकी कुछ बस बदबू आ रही है, तो आप उससे कैसे ऑटोमेटिकली यू विल श्रिंक बैक, राइट, एंड योर बॉडी ऑल्सो बिकम्स लाइक और जैसे कोई चीज़ है, आप कोई दोस्त से मिले जो आपको बहुत टाइम बाद मिला, तो आपके अंदर से जैसे ये ऐसे खुल जाती है एनर्जी, राइट, एक्सपेंशन। या तो फिर अगर आपका जैसे कोई परफॉर्मेंस रिव्यू या एग्ज़ाम है, तो आपका से जैसे थोड़ा सा नर्वस, थोड़े से टाइट हो जाते हैं। सो दैट इन योर बॉडी विल टेल यू what is a yes, that expansion, that leaning forward, that opening, that excitement you feel, like, you know. On this, I have one question. So, when we talk about our body has all the answers, I Yes. truly believe in that. But I Yes. also have this confusion कि वो body को पता कैसे चलेगा it's just a temptation for me, हाँ. or is it something that I really needed? So that is again excellent question. That is the difference of grounding. अगर हम उस मोमेंट में खाली एक डोपामीन रश मिल रहा है या एक एक्साइटमेंट या एक कुछ हिट मिल रहा है उससे, तो वो हमें वो मिलने के बाद भी फिनिश नहीं होगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट, बिकॉज इट्स अ एम्प्टी क्रेविंग, जिसका हम लाइक अ हंग्री गोस्ट वी आर जस्ट सर्चिंग। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो खाली हमें एक ऊपरी सेटिस्फैक्शन देगी, तो वो हमें सेटिस्फैक्शन वो चीज़ मिलने के बाद भी नहीं मिलेगी। और ये हम आजकल की दुनिया में देख रहे हैं, वो पावर हो या पैसा हो या ब्यूटी हो, जो अगर हम सोचते हैं कि हमारे बाहर है कुछ और हम उसे बाहर से किसी तरह अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे हाथ से छूट जाता है। वो कितना भी हमारे पास आ जाए हमें कम ही लगता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि और है, वो कभी नेवर एंडिंग, राइट। सो दैट इज़ द साइन दैट दिस इज समथिंग दैट्स अ टेम्पररी किक, जो आपको एक हिट मिल रही है, वर्सेस दिस ब्लिस दैट कम्स फ्रॉम विद इन, दिस फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऑफ बीइंग कंटेंट, ऑफ बीइंग बस ये काफ़ी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यू नो, वो फीलिंग कभी कभी आती है, आपको मेडिटेशन में आती होगी, या जब आप बहुत ही मतलब अपने जो आपके लिए बेसिक्स आपकी लाइफ के, आप उनसे बहुत जुड़े हुए हों, और एंड यू कैन बी रियली प्रेजेंट, आप उनका पूरी तरह से आप उनको फील कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उस मोमेंट में भी आपको कभी फील होता होगा कि हाँ, ये और कुछ, बस एक मतलब जैसे बारिश का दिन है और आपने चाय और पकोड़े किसी अच्छे दोस्त के साथ खा लिए, और उसके साथ आपको वो बस और क्या चाहिए लाइफ में, राइट। सो दैट इज़ दैट ब्लिस दैट कम्स फ्रॉम विद इन, वो आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है। हाँ ठीक है, उसमें पकोड़े का थोड़ा क्रेविंग है, थोड़ा चाय का कैफीन है, वो सब है, पर वो जो फीलिंग है, जो दैट सेटिस्फैक्शन, दैट कंटेंटमेंट, वो अंदर से आती है। और वो तब आती है जब हम अपने आप से जुड़े होते हैं। तो जब हम अपने इंट्यूशन, अपने सेंटर, अपने बीइंग से पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो हमें वो अंदर से वो फीलिंग काफ़ी बार आती है कि हाँ, अब सब ठीक है, बाहर दुनिया फिर भी चल रही है, हम उसे एक गेम की तरह ले सकते हैं, एंड वी कैन प्ले द गेम वेल, बट there is no more need, there is no more, nothing lacking. So that fullness comes from within, and then when something inspires that fullness, that's when you know that that is the thing, versus something that further instigates the emptiness, right? So जो आपने अभी क्वेश्चन किया, उसका मैं शॉर्ट आंसर यही कहूँगी कि वो आपको खालीपन को और बढ़ाता है, या अंदर से एक संपूर्णता जिसे बोलते हैं, जिससे आप फुल्ली फुलफिल्ड हैं, वो फीलिंग इंस्पायर करता है। On this, I have another question. So, tell me one thing. First question is Tantra and Twin Flame? क्या इसका कोई connection है? देखिए, वैसे आई थिंक दैट वी आर ऑल ट्विन फ्लेम्स, यू नो। एक कॉन्सेप्ट जो है ट्विन फ्लेम का, इट्स वेरी मच प्रोजेक्टेड टूवर्ड द बिलवेड, टूवर्ड कि एक हमारा एक ही एक हिस्सा है जो हमारा दूसरा हिस्सा है, और वो मिल जाए तो हम पूरे हो जाएंगे। पर तंत्रा का एक्चुअली, गोइंग बैक टू कश्मीर शैविज्म एंड द स्क्रिप्चर्स एंड द फिलोसफी, देयर इज़ दिस अवेयरनेस कि हम we all came from source, we all came from one consciousness, and we are just, अगर देखा जाए तो हम जैसे, if we zoom out, we are all part of this earth. If we zoom out further, this earth is part of this galaxy. If we zoom out further, it's part of this, you know, entire universe that we know. अगर आप सोलर सिस्टम भी देखें तो वो अपने अंदर एक सिस्टम है, और मिल्की वे अपने अंदर एक सिस्टम है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट वन ऑर्गेनिज्म। और इट्स पॉसिबल कि अगर हम, अभी साइंस पहुंचा नहीं है, पर अगर हम बहुत ज़्यादा जूम आउट करें तो हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स जो हमारी समझ में है, दैट इज़ मे बी वन टाइनी पार्टिकल ऑफ समबडीज़ हैंड,
you know. So it's like we are this existence is so much larger and like beyond time and space. So I think to say that there is only one twin flame is to try to limit that expansiveness into something very contracted. So yes, of course there is a, you know, soulmates, Yeah. there is past life connections Yes. that you might feel के, and I think जिनसे भी हम इस life में काफ़ी deep तरह से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी past life में रह चुके हैं हमारे साथ. I feel this अभी including like our pets and our parents and everything, you know, everything that we have created in this life is a continuation of some story. So I do believe that, but जो ये love and beloved, this concept, I will invite a perspective that we are love. You know, we are part of this fabric of the universe, which is love. So that love is everywhere in everything and is possible with everything. So from that, so this Kashmir Shaiva philosophy is that when we separate from this universal consciousness to take this form of human, which is a separate existence from your existence, for example, कुछ मिसिंग हो जाता है क्योंकि हम जो हमारा वो कोर एसेंस है उससे टूट गया कुछ. And that is the forgetting and remembering I'm talking about. That in this process of coming into this human form, we intentionally forget that we are one, because that is part of this game to experience this leela, this maya of separation, right? So हम जब वो, the minute we separate from source, we internally feel that something is missing. और उसको त्रिका तंत्र फिलॉसफी में उसे अनवमाला कहते हैं कि एक मल है ये जो सेपरेट होने का कॉन्सिक्वेंस है, दिस इम्प्योरिटी मल, राइट, कि हम एक नहीं रहे, हम अलग हो गए. और ये हमें याद है कहीं ना कहीं. इसलिए आप देखें जो बच्चे होते हैं, दे आर सो वन विद एवरीथिंग. वो आपको इतने प्यार से मिलेंगे, आप उनके मम्मी पापा हो या नहीं हो, आपको हंसना है तो हंसेंगे, रोना है तो रोएंगे, आपके फेस को हाथ लगाएंगे, आपको कडल करेंगे. उनको ये सेपरेशन नहीं है कि आप कौन हो मैं कौन हूँ. वो हम, ये हमारा एसेंस है कि हम हर चीज़ से एक ही हैं. पर बस हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें ये कंडीशनिंग दी जाती है कि तुम्हें सबसे, और फिर आजकल का ये जो कंपटीशन का ज़माना है कि आपको सबसे अलग होना ही है. To prove yourself, to be someone in this world, you have to be beyond everybody else, better than everybody else, right? So this is kind of this conditioning, which is actually, इससे क्या हो रहा है, ये जो industrialism, capitalism का फ़ायदा हो रहा है. क्योंकि हम अगर एक दूसरे के साथ प्यार और कनेक्शन की जगह, प्रेम की जगह अगर हम कंपटीशन पे ध्यान देंगे तो चीज़ें जैसे industry will sell, right? So that is a topic for another day, maybe. Absolutely. But you know, this we have forgotten our nature, and the way the world is set up right now, it doesn't remind us much often that we are one. So Tantra is this path that reminds you that you are one with everything, with each other, with your beloveds, with your children, with everyone, with your friends, with people you work with. There is one consciousness, there is one heart, we are love, and we are all together this love. तो जो हम वो consciousness से separate होके ये भूल गए हैं, उसी का ये जो दर्द है कि हम अलग हैं, उसे हम कभी loneliness की तरह feel करते हैं, कभी addiction की तरह feel करते हैं, कभी लगता है कि बाहर से कुछ होता, कोई एक boyfriend होता तो life set होती. But वो जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, और वो हम इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं याद है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं. तो ये हमारे तंत्र का प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन ये है कि इफ़ वी चूज़ टू सी वननेस इन एवरीथिंग एंड वी चूज़ टू सी दैट वी आर दिस यूनिटी कॉन्शियसनेस, देन वी आर फ्री टू लव, वी आर फ्री टू शो ईच अदर our love and express and receive this love, and a lot of healing can happen there, and a lot of nourishment comes from that. Yes. Also, you talked about what Tantra is, which is liberation and consciousness. So, can we say ये जो consciousness है, this is Shiva, and the liberation is actually Shakti? Yes, I would say that. So consciousness is Shiva, and Shakti is energy.
Yeah. right? So liberation is the outcome of this realization, right? So Shiva Shakti, the way I see it, is एक stillness है जिसके अंदर सब कुछ possible है. You can think of it as the Big Bang in science, right? So the cosmic singularity in which all of potential of creation is, one egg in which life lives, that is Shiva, where everything is possible but nothing is manifest. It's just potential. What does that mean? मतलब blueprint है पर डिज़ाइन अनफोल्ड नहीं हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उसका. Okay. एक डिज़ाइन है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं. Yeah. सोच सकते कि चलिए ये ब्लैंक स्पेस है, ये खाली कमरा है, तो ऐसे हम यहाँ पे एक सोफ़ा लगा सकते हैं, वहाँ पे एक टेबल लगा सकते हैं, और फिर यहाँ से डोर होगा, यहाँ पे किचन होगा. पर अभी वो हुआ नहीं है. It's just an empty room. It's just a blank space, right? तो वो that blank space, but it has the potential for everything. तो जब तक वो blank है, तब तक किचन यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे टेबल भी हो सकती है, यहाँ पे टीवी भी हो सकता है, यहाँ पे सोफ़ा भी हो सकता है, यहाँ पे बेड भी हो सकता है. तो जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तब तक हर चीज़ पॉसिबल है. तो that potential of infinite possibility, that is Shiva. That is consciousness, and it has nothing to do with male or female form, or masculine or feminine energy. It's just how Kashmir Shaivism or Trika Tantra uses these terms, how we can conceptualize. But and then in manifestation, so the consciousness is there, that is Shiva. Then when we manifest that into form, that is Shakti, that is energy. And that is why I say that Tantra is the understanding of the whole universe, because everything is energy. And now quantum physics is catching on, metaphysics is talking about it. Scientists are starting to prove that everything is energy and everything is vibration. Spanda, Sanskrit mein uske liye spanda word hai, vibration, which again in Tantra there is a whole scripture called Spanda Karika, which talks about this awareness of vibration. So all of this energy is Shakti. Yeah. So Shakti is how Shiva manifests itself from this zero, shunya, pure potential, emptiness, blank space, into something, into form, into this world, into stars, into us. However, so everything, this blueprint which is inside the potential of emptiness, comes forth to manifest in form as Shakti. So is this the reason why females are falling for potentials? I think good one. Yeah, I think that is actually, this brings up a really interesting concept again from Trika Tantra of Pratibimbavad, which is कि everything is a mirror. और हम जो है खाली प्रतिबिंब देख रहे हैं अपना. तो आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप पोटेंशियल भी देख रहे हैं किसी में, तो आप अपना पोटेंशियल देख रहे हैं. आपके अंदर कितना, how much love, how much care, how much devotion, how much sincerity is in you, we are projecting that onto someone else. And that is the key, actually. If there is ever heartache around falling for potential versus what is there, we have to see that when we live out our full potential, we will manifest that also. So, and similarly with shadows, like we are, अगर हमें किसी और में कुछ दिख रहा है जो हमें ट्रिगर कर रहा है या हमें गुस्सा आ रहा है, वो हमारे अंदर है, इसलिए हमें दिख भी रहा है. पहली बात, क्योंकि वो खाली एक मिरर है सामने वाला, वो खाली हमारे लिए मिरर कर रहे हैं. And the mind is very smart, our intelligent mind, which also has its place. It's a manifestation of our ego, our identity, which is needed in this world to project, like we are playing this game, we are this simulation, तो हमें अपना अवतार, अपने कैरेक्टर का पार्ट निभाना है, तो उसके लिए ये आइडेंटिटी और ये माइंड ज़रूरी है. पर जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो जो हमारा ईगो है वो काफ़ी स्मार्ट है, क्योंकि उसका काम है सर्वाइव करना. तो अगर हम उसे कुछ भी ऐसा दिखाएंगे जिससे उसको थ्रेट मिलेगा कि वो शायद जिंदा ना रह पाए, वो उसे अवॉइड करने के लिए कुछ भी करेगा. Any example that you can give us? So we have this, a lot of times आपने कहीं
देखा होगा कि जैसे जो लोग हैं, and as a tantric I will say this is a bold thing, but a lot of people have read a lot. उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, सारे वेदा पढ़ लिए हैं, पर वो कुछ embody नहीं कर पाते, राइट? और आपको उनको देख के लगता है कि ये कहाँ के ज्ञानी हैं ये, कि जो आप उनसे बात करो तो उनके अंदर प्रेम नहीं है, उनके अंदर करुणा नहीं है, उनके अंदर कुछ कंपैशन, कुछ काइंडनेस नहीं है, बट दे टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस टॉक ऑफ स्क्रिप्चर्स. So that is their brain that has convinced them that they know everything. But the heart is not open, the soul is not open. You know, they are still attached to what they know. They're still attached to what is right according to them, and they will do anything to be right. And the most common example that this manifests is in relationships. We argue till we are blue in the face just to be right. And in that moment, does it really matter who is right? Or is it important that this person you love is in front of you, and can you hear them? Can you be curious कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? आपको लगा कि मैंने कुछ किया जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, तो क्यों हो रही है? कि ऐसा आपके अंदर क्या है जिससे तकलीफ़ हो रही है, और मैं क्या कर सकती हूँ? We don't go there. We just go to नहीं मैंने ऐसा किया, I am right, this and that. So that is a manifestation of our ego, and it will go to any extent to show us कि हाँ मैं ही सही हूँ. तो अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि सही होने में कुछ नहीं रखा है, इनफैक्ट जितने आप गलत हो सकते हो उतने आपकी ग्रोथ होगी, राइट? तो अगर एक छोटी सी चीज़ हम ये सही होना छोड़ दें तो हमारी रिलेशनशिप्स में क्या पॉसिबल है? So that is an example of where the ego will self-preserve, will try to self defense, you know. और अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो ये बार बार इस ईगो को थोड़ा सा एक चैलेंज आएगा, राइट? इसलिए हमें कई बार हमें गुरु की भी ज़रूरत होती है कि जो हमारे ईगो को थोड़ा टैब्स रख सके, जो हमारे ईगो को एक साइड में रख सके, और हमें याद दिला सके कि ये आप जो कर रहे हैं ये आप नहीं, आपका ईगो कर रहा है, तो वापस आ जाइए, यू नो. तो दैट is very important in this path of awakening, of any spiritual path that you choose. Okay, so also तंत्रा में शादी का क्या रोल प्ले होता है? और मैंने सुना है कि तंत्रा में यूजुअली जैसे शिव एंड शक्ति की बात करते हैं उसमें एक वर्शिपर है और वन इज़ द डिवोटी, राइट? तो इसको हम शादी में कैसे, हाउ कैन वी पुट दिस इनटू आवर रियल मैरिजेस? तो ये आपने ऐसी बात छेड़ दी है जिसमें मेरे थोड़े कंट्रोवर्शियल व्यूज हैं, ठीक है. मेरे हिसाब से शादी इज़ नॉट मैंडेटरी, फर्स्ट ऑफ ऑल. इट इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट दैट वाज क्रिएटेड बैक इन द एग्रीकल्चरल एज, कि ये लैंड किसका है और किसको मिलेगा, उसके लिए शादियाँ होती थी कि ये ठीक है, ये मेरे पास इतनी ज़मीन है और ये ज़मीन मेरी बेटी के नाम पे रहेगी, तो जो मेरी बेटी से शादी करेगा ये ज़मीन उसकी हो गई. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज केम फ्रॉम दैट, फ्रॉम एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली. एंड ऑल्सो tantra does talk about sacred union. It talks about becoming one, Shiva and Shakti merging into oneness. And what we can see that as a manifestation in the outside world, कि हाँ शादी करके let's address the elephant in the room, also sex and sexuality, right? वही हम जो एक चीज़ है जिसको हम सोचते हैं कि शादी के बाद ही हो पाता है, जो एक्चुअली इज़ द लास्ट जनरेशन फिलोसफी. आजकल की जनरेशन में अगर इफ़ यू आर रियली बीइंग ऑनेस्ट, ऐसा कोई नहीं है कि जो शादी का वेट कर रहा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में टिंडर और रिलेशनशिप्स और डेटिंग ऐप्स बहुत भरपूर पड़े हैं, और एवरीबडी, जितना हमने बहुत सालों से डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है, अब फ्रीडम मिल गया है तो सब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? तो लेट्स नॉट इक्वेट सेक्स विद मैरिज, बिकॉज दैट इज़ नो लॉन्गर द केस. So marriage is something that you commit to as a choice, right? You commit कि इन्हीं के साथ मुझे अपना पूरी लाइफ बितानी है, and that is a choice. I think हमें बॉलीवुड ने काफ़ी आइडियाज़ दिए हैं of what love is and it should be forever and ever. But if we talk at a very practical level, then it's an agreement, it's an arrangement. इसीलिए हमारे यहाँ सदियों से अरेंज मैरिजेस भी चलती आ रही हैं, बिकॉज दैट इट इज़ एन अरेंजमेंट कि ठीक है हम ये लाइफ साथ में स्पेंड करेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक वन वेरी कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ऑफ व्हाट इज़ द सेक्रेड यूनियन, which, so I will talk about the sacred union, which is the merging of two into one, which is
the essence of Tantra, where we come back to this remembering that we are one through melting the separation. And that in sexual union you can feel. One who has experienced this might relate कि एक point होता है जब आप एक हो जाते हैं. कौन कहाँ है, ये किसका हाथ है, ये किसके बाल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता ही नहीं चलता. That oneness, and that is a reason that oneness is prerequisite for life. उसके बिना procreation नहीं हो सकता, हमारी species ही आगे नहीं बढ़ेगी. तो ये sexuality जिस चीज़ को हमने बहुत टैबू किया हुआ है बहुत सदियों से, बहुत उसको suppress किया हुआ है, और अब वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमारा suppressed energy बाहर आ रहा है. वो ultimately it is about union of merging into oneness through the separation, choosing to come together. And then in that togetherness, there is a moment when what people experience is orgasm. That moment is actually that peak of oneness that we are experiencing, where the spanda, जो vibration है, वो इतनी बढ़ जाती है कि दोनों vibrations एक हो जाती हैं. And in that, अगर आप उसमें अपनी awareness ला सकें, you are fully present, you are breathing together, you are connected with each other. That oneness can take you to the realm of divinity, to like a cosmos shattering experience, you know. And that is one of the 112 practices in Vigyan Bhairav Tantra. इसीलिए आजकल तंत्रा का एक और connotation काफ़ी सेक्स के साथ associated है, क्योंकि ये एक दो practices हैं विज्ञान भैरव में. Out of 112. Out of 112. Yeah. One is the actual act of union, and one is the memory or the fascination or the fantasy. Yeah. जब हम arousal में होते हैं, भले ही act नहीं हो रहा है, but we are aroused, and that also can take you to this super blissful state, you know, and those two have become the big deal because yes, in the West there was a lot of scope for that because they've had a revolution with sexuality, with feminism, all of that, and you know, when Osho kind of popularized this concept of there's a book Sex to Super Consciousness, संभोग से समाधि तक, तो वो जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज कर दिया क्योंकि तब ज़रूरत थी, तब से वो लिबरेशन जो बहुत सालों से सदियों से सप्रेस्ड है ये एनर्जी, उसकी एक बाहर आने की ज़रूरत थी, तो वो इस ज़रिए से आई और उन्होंने काफ़ी मास्टरफुली, काफ़ी स्किल के साथ उन्होंने इस टॉपिक पे एक बुक लिखी है जो दैट हैज़ बिन द फाउंडेशन ऑफ अ लॉट ऑफ नियो तंत्रा. So Neo-Tantra is what we call this post-Osho era of Tantra, which does include sexuality, which does incorporate all of this practice. And look, a lot of time people confuse that with Kama Sutra, but it's not. You know, that's a separate scripture. That is What is the specific. difference? So Kama Sutra is specifically the act of union and everything around it, how to court, how to conduct oneself in marriage, in courtship, in showing attraction, in you know, claiming a lover, and then what to do in that. And it's a full science of specifically lovemaking. But it's more than just the act and the positions, it's the whole energetics and dynamics, right? That is Kama Sutra. And Tantra is the vidya of energy, of expansion. And granted, the two are often confused because sexual energy is the biggest energy. You know, एक life force जो है, एक sperm आप लीजिए जो एक microscopic है, और एक egg which is also microscopic, and they combine and make one potential for life. Exactly. And then from that, all of this matter, bones, mass is created. That's pure potential energy. So because this is such a big energy, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. एंड जब इसके बाहर आई तो ये बहुत बड़े तरीके से बाहर आई है क्योंकि ये इतनी बड़ी एनर्जी है. एंड दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ तंत्र व्हेन वी अंडरस्टैंड एनर्जी, मे इट बी सेक्सुअल एनर्जी, मे इट बी एनी एनर्जी, इट इज़ लाइफ फोर्स, शक्ति, राइट. सो शक्ति का जब हम विद्या समझ जाएं तो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ तंत्र. And so to come back to union and marriage, there is this concept of devotion, that Shakti was devoted to Shiva. In the South, they would say Shiva was devoted to Shakti because it's a maternal matriarchal lineage, which is actually the design of the world. If you see, everything is very feminine. So what Tantra
really asks of us is that we see our beloved, our lover, our partner as the divine. We see the divinity in themselves as a mirror of our own divinity being reflected to us through them. And in that act of union with the divine, which is a reflection of ourselves, of course there is devotion. Of course there is reverence. Of course you are like, wow, I am so fortunate, I am so blessed, I'm so honored. And that is both ways. It's not just one direction, you know. अभी ये पिक्चर आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया जिसमें रानी कहती हैं अपनी सासू माँ को कि हाँ ऑफ कोर्स सेवा से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, पर अगर वो एक तरफा हो तो उसे गुलामी कहते हैं, राइट? तो ये जो सेवा है ये दो तरफा होनी चाहिए. एंड ये तभी भाव आएगा जब आप एक दूसरे को इक्वल्स की तरह देखेंगे. और वो इक्वल्स हम इस तरह नहीं बन पाएंगे कि ठीक है आपकी जितनी सैलरी है उतना मैं भी कमा सकती हूँ, या आप जितना आप जिम में उठा सकते हो मैं भी उठा सकती हूँ. वो इक्वल्स हम तब होंगे जब हम रियलाइज़ करेंगे कि जितने आपके अंदर डिविनिटी है उतनी ही मेरे अंदर भी है, और मैं आपके अंदर जो देख रही हूँ वो मेरे अंदर की ही डिविनिटी है. और वो जब मैं वो समझ जाऊँ तो ऑफ कोर्स आई विल लव यू लाइक आई लव माई सेल्फ. देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो डाउट. एंड दैट इज़ वेयर Tantra, you know, what Tantra, how it relates to marriage, or I would say sacred union, is that you honor each other as sacred, as divine. And also, I hear people saying that, you know, like we just discussed, that a marriage is about agreement. कि एक शादी जो है वो एक agreement है. But I also believe that everything we are doing on this earth is an agreement, Yes. right? So why are we focusing so much on marriages? कि because लोगों का मुझे लगता है कि एक ना perception बन गया है कि यार ये तो agreement है, you know, it's just an agreement, इसलिए इतना ज़्यादा focus मत करो. Either don't get married, और जो लोग already शादीशुदा है, they are also looking as this as an agreement, and now they are, you know, having third party situations, cheat कर रहे हैं अपने partners को इस agreement के नाम पे. So those who are already married, what should they be doing? Knowing that even if it is an agreement, how should they, you know, take this entire marriage concept together and forward? So I think you have to honor your creative power in this. ये एक काफ़ी लोग उसको they see it as a victim situation कि मेरी तो हो गई है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, you know, अब ऐसा ही है. And then they think that they have to be a certain way with their partner, and then ऊपर से वो दिखाते हैं, फिर उसी सिचुएशन में चीटिंग और लाइंग ये सब आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें एक they have to show a facade to their partner, but they are actually something else. So the biggest thing for people to consider is if you have chosen to be married, आपकी उसमें पावर क्या है? You are empowered. You are at choice. Yeah. So if you're choosing to create this agreement, what are your agreements? Do you want to have an open marriage? Do you want to see other people? Yeah. करते हैं लोग काफ़ी, you know, पर वैसे भी कर ही रहे हैं चीटिंग करके, तो उसे आप ओपनली कीजिए ना. आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, आप अपने ऑनेस्टली अपने पार्टनर को बताइए कि देखिए मुझे, you know, this is what I need, this is how I'm feeling. Either we stay together and then explore otherwise, or we find something that's not working, ये वो. And why a lot of married couples come to Tantra workshops is they find a new source of love and intensity in their passion, because they access a side of themselves that they were hiding from themselves, from their partners and from themselves as well. They were not in touch with this side of themselves. तो फिर जो है पार्टनर को कुछ और दिख रही है, बाहर कुछ और दिख रही है, अंदर हो कुछ और रहा है, और वो integrated नहीं है. So what Tantra asks us is to integrate all parts of ourselves. इसलिए हम किसी भी, nothing is wrong or bad. Everything just is. There is full acceptance for exactly everything. तो उसमें shadow work भी आता है, जिसकी हमने बात की है पहले. Shadow work is basically कि आप अपने अंदर के जो भी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जैसे आप नहीं मानना चाहते, उन्हें आप देखिए. अंदर गुस्सा है तो उसे देखिए. अगर डिज़ायर है, लस्ट है, एक बोर्डम है, एक इरिटेशन है, जो भी है उसे देखिए कि क्या है.
जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसका कुछ कर नहीं सकते. वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा, either as passive aggression or cheating or lying or whatever, because it is the energy does not disappear. It can only be transmuted. It cannot be destroyed. So if this energy is there, you have to face it. You have to be honest about it. And a lot of time, this is where our ego can become very strong and adamant in keeping us, nahi, I'm right. Because we have been told that it's right and virtuous to be a certain way. Yes. That we have to be loyal, we have to be da-da-da, we have to be ऐसा responsibility निभानी है, husband की है, wife की है, you know. So all of that हमने एक construct बनाया हुआ है, which is again limiting us, which is keeping us trapped. So when we break free, when we really choose our liberation, that is power. We have that choice. कि ठीक है, we have, this is how, but that starts with really accepting how you feel and being honest with yourself. Then once you're honest with yourself, you can communicate that with your partner. Yes. And it's okay even if they don't accept it. If you accept it, then we can go somewhere, right? So a lot of times when couples come to Tantra workshops and festivals, they find that they're closer together because they have accepted parts of themselves that the partner was seeing. और फिर उसको उसके झगड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर अनबन हो रही है, नहीं जम रहा है, because one partner is seeing exactly what you are, but you are not willing to see it. तो आप डिनाई कर रहे हो जो उनको दिख रहा है साफ साफ, पर अगर आप ही एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर उसका कुछ कर सकते हैं, राइट? एंड देन ऑल्सो थ्रू दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस यू कम क्लोजर टू योर डिविनिटी. You stop seeing yourself as bad or whatever, and you start to see that you are actually divine. So when you hold yourself as sacred, your partner will also see that. So that is what, you know, from a tantric lens, what I can say in terms of this question of marriage and what to do is you are at choice. So you either choose Your choices. Yeah, you make your choice, and once you've made a choice, then you be in integrity with your choice. And that is possible when you are in integrity with yourself, and that is possible when you're in acceptance of yourself. Absolutely. And I think I've heard this from Osho as well. तो मैं एक बार YouTube पे देख रही थी, I was listening to Osho, and उसमें Osho बोलते हैं, वैसे तो वो marriages में believe ही नहीं करते हैं. He says कि ये concept exist ही नहीं करना चाहिए. But अगर आपने शादी की है तो उस इंसान को अपना भगवान मानो. Be it the man or be it the woman. So how can the masculine and the feminine, or the male or the female, or the husband and the wife, how can they be more devoted towards each other? Because yes, open marriages exist, cheating, everything exists, but how not to cheat? I mean, that you tell me when you find the answer. Is it possible? I mean, if you are being honest with yourself, and if you're being honest with your partner, then anything is possible, right? You can, the most important tool that Tantra gives us is to sublimate sexual energy. कि जो हवस, lust, जो भी हम कहें उसे, it is concentrated in our स्वादिष्ठान चक्र. एक जगह पे हमारे genitals में एक concentrated, और हमारी conditioning ये है कि जैसे ये उभरती है उसे कुछ करना है, या तो ये masturbate करना है, या sex करना है, या porn देखना है, जो भी करना है उसका कुछ करना है. अगर हम उसे उसका कुछ करना है छोड़ के उसे sublimate करना, उसे channelize करना सीखें. Channelize कैसे करते हैं? वो that you have to attend some Tantra workshops and meditations and guided practices, and you can also contact me for that because I guide people on that, how to channelize. There are books on this. Taoism is also another school of study, which is Chinese, ancient Chinese medicine also has a lot of important work on this because they talk about the physical like organs and how they work. So, but if you channelize the sexual energy and you can bring it to the heart, and it can become love, it can become connection, it can become authenticity, then it's possible that this energy doesn't drive you. It's possible that, okay, you have a moment where you see someone who is very attractive for you, who is this idea of what is attractive to you, and you can feel that attraction fully, but you have the mastery not to act on it. And that happens when you are enough expressed in your sexuality that every opportunity to express your sexuality doesn't become a big temptation. जो आपने मतलब जो भूखा है उसके सामने अगर आप खाना रखेंगे तो वो उसे खाएगा ही,
Yeah. पर अगर someone who is satisfied, who can say, okay, नहीं ये I don't appreciate the taste of this, so I will pass. Exactly. You know, so that is what is needed. We have to satisfy our sexual hunger in order to not then keep looking outside for satisfaction. And so for marriages, it is very important that couples are having good sex. नहीं तो बाहर ढूंढेंगे ही. और अभी ये हमारे यहाँ culture बहुत है, unfortunately, that men are empowered to do whatever they want. So they go out and have affairs, cheat, whatever, and women are just cut off from their sexuality because हमें ये बता दिया गया कि it is wrong, you are slutty, you are supposed to be like सती सावित्री एकदम कि आपको sexual desire होनी ही नहीं चाहिए. तो अगर आपको ये बताया गया कि sexual desire होनी ही नहीं चाहिए और साथ में आपके हस्बैंड को भी satisfy करना है तो कहाँ से आएगा ये, you know? And men have to play a very important role in this. Like you have to be the ones that champion the sensuality of women because it is in your best interest if women are turned on, if women are connected with their sensuality and their sexuality, because you are the one who benefits from that. Because when they are turned on and they are connected to their sensuality, they shower this upon the masculine. And that is what you are seeking. But at the same time, men are so conditioned to slut shame women. If a woman is wearing something that is showing a little bit of cleavage, they'll be the first to categorize her as cheap or slutty. Yeah. Rather than seeing that this is her choice to express herself. If you see in the temples, a lot of times women are not wearing any tops. We have been, you know, conditioned from the Mughals and the Victorian times कि ये जो body है उसे हमें ढक के रखना चाहिए. और ये उस कंडीशनिंग का ही है अभी तक हम देख रहे हैं इंडिया में. इवन ऑल्सो यू नो दिस वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग एंड ऑल ऑफ दिस इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. It is this very deep conditioning, and I'm very passionate about this, so I'm going to say it straight. If you want women to be open, be a safe space for them to be open. Yes? Yes. Is it true that when we feel that the masculine is really honoring us, respecting us, seeing us as sacred goddess, regardless of what we choose to wear, whether we are like wearing a sari or a dress, they see divinity in us. Then we can be safe to open our sensuality to them. And that is especially what needs to happen in marriages, because if you're stuck with each other, then you need to figure this out. And just in general to, you know, and how that is possible is by honoring Shakti, by honoring the feminine, by realizing that the design of the universe is Shakti. तो आप अपने अंदर की जो feminine है उसे embrace कीजिए. And especially also for women, if we can really have a love for the masculine, a devotion for our inner masculine, then we can extend that love and devotion to the masculine outside. And same for the men. If they can have a love and devotion for their inner feminine, then they will understand how to channel and express this outside. Absolutely. So a lot of clients come to me and most of the time females coming to me and telling me ki, you know, I really want to work on my feminine energy. I want to become more feminine. I want to become the nurturer. I want to have a husband or you know, that beloved, or I just want to be in my feminine energy, because through this time all the girls that I see, like not all the girls but most of them, they're becoming more and more masculine, बहुत defensive हो जाना and you know all these things. You get my point, right? So what are the traits of being a feminine? What is an immature feminine? What is a mature feminine? Yeah, so this is a big thing that is happening, you know. We have to take a step back and talk about patriarchy. You know, what this has happened systematically over many generations and centuries, that the world has gone from being a feminine-centric, feminine-forward culture to a very masculine-centric and masculine-forward culture. And I'm not bashing men, because the one who suffers the most from this are men, because now they have this pressure to be a man. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा डिप्रेशन और सुसाइड भी हो रहा है, right? In the men, why is that rate the highest? Because they are suffering from this pressure of being a man in this very masculine world, which is all about money and success and intelligence, and they're completely cut off from Shakti, from feminine. So even the men are not nourished. Even they are like
यू नो दे थिंक कि कुछ गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो लाइफ में कुछ शक्ति आएगी, पर वो उनके अंदर की शक्ति कटी हुई है, तो फिर वो कैसे, यू नो, हाउ विल दे इवन कीप अ शक्ति अराउंड? So this has been the unfortunate consequence of this very patriarchal shift that has happened. Now fortunately this is the time when we are shifting back to a more feminine, more matriarchal time in the world. The feminine is rising, Shakti is rising. Systems are crumbling that are cutting off Shakti. Industry, war, economy, आप कुछ भी देख लीजिए, जहाँ से भी शक्ति को काट दिया गया है वो अभी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि it is the awakening of the earth, of our consciousness that is happening. And if I'm getting really spiritual, this is the end of the Kali Yuga. This is what is happening. In order for things to come back to the natural order, Shakti has to rise. And this Shakti is the energy that we all come from. It is the mother. It is the feminine. So we have to connect with that within ourselves. Now what has happened is, in trying to be more like men, we have become more masculine, us women. We think that we have to prove our intelligence. Because for me, growing up in India, that was the only way to have respect from a man, was to be more smart than him. Right? But my inherent worth is not in my intelligence, it's in my emotional intelligence. Yes, I can talk to you about tantric scriptures and quote some texts all day, but what my real gift is that I am connected to divinity and I have access to emotions and sensitivity, that I can listen to you, I can offer you love, I can offer you compassion, and that is the gift of the feminine, right? And we all have that. But we have been forced to be cut off from that because it has been unsafe to be emotional, to be sensitive. हमें ये बताया गया कि that men will take advantage of us if we are not smart, or we just don't see respect in our culture unless we prove ourselves equal to men. But what needs to happen is this shift on a consciousness level, on a macro level, that we have to start respecting the feminine for its femininity, not for its masculinity. Even though we are very good at channelizing our masculine, but we have to feel safe and respected in our feminine, not just housewives, not just some, you know, devotion का मतलब ये नहीं कि गुलामी करेंगे, right? We have to be respected as the creator of life, as the womb that everyone came from, right? We have to be respected and feel that reverence that we are the creator. When that happens out in the world, then we can feel this safety within us. So how now the modern day woman, what can we do? Is we can create this safety within ourselves first. We can know that our inherent value is in our emotional intelligence. It is in our ability to be compassionate, to be there for whatever the storms of nature bring, right? We have to be the ones that can recognize our power in that, and then we embody that power boldly. That is Durga, that is Shakti, that is Bhairavi. You know, we have that, and not just as anger or power or cutting off the masculine, but to really embrace the sweetness, the softness, the femininity, the tenderness. So what can the modern day woman do practically, right? Is that we can nurture our pleasure. What brings us pleasure? What connects us to our body? What connects us to what feels good? May it be taking a bath and really enjoying some nice scented oils in it. May it be getting pampered and getting our hair and nails done. May it be just finding a safe outlet for our emotions. That's the biggest one, is finding a safe outlet for our emotions. Rather than telling ourselves that we are not supposed to be emotional, we're supposed to be intellectual, embracing that we feel everything. We are like a piano which has 88 keys. And we've been conditioned कि हमें बस खाली बीच की 2-3 keys ही बजानी है, which is sweet. If we are a woman, we're supposed to be sweet, we're supposed to be delicate, gentle, and nice, and maybe sometimes flirty is allowed. Those are the only keys we have to play. But the truth is, we can kill for our children. We can move mountains. आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक लेडी थी, उनका बच्चा कार के नीचे आने वाला था, उन्होंने कार हटा दी पूरी. That is the feminine.
we have rage, we have power. And for too long we have been told that we have to suppress it. So that is now coming out as passive aggressive rage. We are punishing the men in our lives. We are punishing people because we are not able to express our Shakti fully. So for the feminine to come back to our feminine quality, the biggest thing we have to do is create a safe space to feel all of our emotions, which starts with our own acceptance. कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना है कि ये हमारा नेचर है. आंसू आते हैं तो रोइए, गुस्सा आता है तो फील कीजिए, खुशी होती है तो उसे पूरी तरह से फील कीजिए. इफ यू फील लाइक so much love is bursting out of you, you don't hold it back just because the other person might not be able to receive it. You be your full self. And a very important practice for women is to maybe make a container where you can come into some catharsis, some emotional release, and just let it rip. It can be through dancing, it can be through beating a pillow, screaming. एक रूम बना लीजिए अपने घर में जहाँ पे आपको कभी भी कुछ गुस्सा आता है तो आप वहाँ जाके कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ कर सकते हैं. जो भी है, आप एक जगह रखिए अपने लिए, अपने अंदर और अपने बाहर, जहाँ पे आपके सारे इमोशंस को बहुत जगह है. दे आर वेलकम, दे आर ऑनर्ड एंड दे आर इन्वाइटेड. जो भी इमोशंस हो, डार्क, light, negative, positive, those are all labels that again the patriarchy has given on emotions because it's easier to control everything and make everything mechanical when people are not emotional. Yes. But our nature is emotional, and even men, if you have the ability to express your emotions, to feel your emotions, you will feel more nourished by your own Shakti, because that is what is the source of life. So that is the overarching recommendation. And girlfriends, have your sister goddesses around. Absolutely. Right? We remind each other. There was some post on some Insta account of Deepika Padukone and Priyanka Chopra in this very beautiful montage of their friendship. On they were talking about how it's so sensational that these two heroines can be such good friends. And really, I felt like this is such a tragedy that people think that this is unusual. Exactly. I know, right? Right? We Yes. know this is a concept of the patriarchy. This is some imagination of this people who don't understand the feminine, that women are jealous. We are not. We are actually very much inspired by each other's beauty. Exactly. We are very much. There is no scarcity in our world. Like, एक लिपस्टिक है, हम दोनों लगा लेंगे भाई. ऐसा क्या है कि जैसे तुम्हारे पास है जो मेरे पास नहीं है या नहीं हो सकता. एंड दैट इज द नेचर ऑफ द फेमिनिन. सो ऐसा बहुत ही एक people who don't understand feminine energy, they have this perception कि women are jealous of each other, that there is some concept of scarcity कि जो तुम्हारे पास है तो मेरे पास नहीं है. But actually, we have just done this all our lives growing up. We love sharing our stuff. We love sharing our lipstick, our hair products, whatever it is. We love sharing our lives, our happiness with each other, our accomplishments with each other. Whenever I do something that I'm proud of, if I tell a girlfriend, she will invariably champion me. She will be like, wow, that is so great. Men get jealous and competitive because competition is a very masculine quality. उनका worth जो है इसमें है कि I have to be better than the other. So they project this competitiveness on women and feminine, but actually I'm sure every woman can relate कि competition हमारा nature नहीं है यार. हमें नहीं चाहिए. तुम तुम्हारा खुश रहो, मैं मेरा खुश हूँ, साथ में खुश हैं तो बहुत ही अच्छा है. और अगर नहीं है खुश तो क्या, how can I help, how can I make your life better, क्या चाहिए. That is our nature, and we have to come back to that, and that is how the world will heal also, because right now all this war and economic crisis and everything we're seeing is a result of this competition and this competitiveness, which there is no need. There is so much abundance in the world. अगर हमने ये पैसा चीज़ नहीं बनाई होती तो दुनिया में खाने पीने के लिए हर किसी के लिए बहुत है. And how much abundance nature gives fruits, like thousands of fruits per tree and thousands of trees of one variety of fruit. There is so much abundance in nature, and we as the feminine, as nature, are connected to that abundance. So we know that there is abundance, there is nothing to, किसी को कम नहीं पड़ने वाला है. आप किसी के भी घर जाइए, उनकी मम्मा आपको खाना खिला ही देंगी, भले ही 2 लोगों का खाना बनाओ या 4 लोगों का.
because we know कि आप कहाँ से we can create, we have this resourcefulness, there is always enough. So the feminine knows this, and because of that, feminine friendships are the most empowering, most supportive thing that we can have. So I encourage women to go be in friendship with other women. एंड अगर आपको कुछ जेलसी इनसिक्योरिटी फील होती है तो उसे देखिए कि ये क्या है, ये इनसिक्योरिटी क्यों है. होता है कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि उसके बाल तो बहुत अच्छे हैं या उसका ये तो बहुत अच्छा है, तो आप देखिए कि आपके अंदर ऐसा क्या कम है जो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत है. बट दैट्स योर इनर वर्क, इट्स नॉट अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप्स, राइट? So yeah, so the number one thing for women to come back to your feminine nature is to have solid girlfriends around who will love you and champion you and be there for you and remind you that it's okay to be emotional, it's okay to be feminine, it's okay, you can be really bloody good at your job, but you don't have to always do that if you don't feel like, you know. You don't have to be good at everything to be worthy. You are inherently worthy of love, and that is true for everyone, all humans. So when we remember that, that is the essence of Tantra, that we came here inherently worthy of love because we are love. So when we can remember that, everyone can be nourished and nobody has to feel anxious or depressed or separated. Yes. Also, just the last question that I really wanted to ask is, talking about Shakti. So now we know that Shakti plays a very important role in all the meditations, the inner work that we do, the sadhanas and everything. And a client came to me and she was like, you know, मैंने अपना सब काम कर लिया, I have done all my inner work and now I'm doing meditations for 4 to 5 hours a day and stuff like that. And later on we realized that she was actually numbing her own Shakti energy, her own feminine energy. Yes. So what is the stake of Shakti when it comes to meditations and sadhanas? Because everyone wants to open their upper chakras, right? Nobody wants to nurture and understand their lower chakras, which is the place of Shakti, right? Yes. So what is the importance of Shakti in our meditations? Oh, absolutely. So Shakti is, you know, when we meditate on it, we can identify spanda, vibration. So the shortest answer I can give you is to meditate on vibration, because that is Shakti, that is movement, right? So now that can be breath as you're breathing in and out. You can feel your connection to your breath. That can be your sexual energy as it rises, especially in meditation. If you're really being honest with yourself, it does rise, because there's expansion and it needs expansion. So when that rises, rather than trying to press it down, meditate on it. Let it engulf you, let it take over, let it become Shakti, become this vibrating being that is just ready to explode, you know, and allowing space for that is very important in our meditations. So जितना आप अपने आप को embodied रख सकें वो भी ज़रूरी है. योगा आसना कीजिए, जो भी कीजिए, embodiment, dance is the most important one for that for me, you know, especially we were talking about classical dance. It is such a beautiful technique. It's a temple art, the Indian classical dance, of channelizing energy. So not saying that everybody should do that, just that. Any form of dancing will help you channelize your energy. So being connected to the body, bringing the body along in the meditation is the path of Tantra, and that is the way that we can be fully divine, is by first being fully human. So connecting with our humanity, and it can be in day-to-day things. Tantra is the path of karma yoga, कि आप जो कर्म कर रहे हैं दिन डेली उसी में अवेयरनेस लाइए. आप अपना कीजिए काम, अपना जॉब पे जाइए, अपना ड्राइव कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. उसके बीच में अगर आप अवेयरनेस ला सकते हैं कि I'm sitting here and I'm talking to you, rather than just subconsciously one hand is on the phone, one hand is drinking water, and I'm like half listening, half thinking about what I'm going to eat for dinner. That is a disservice to myself and to the people I'm with. But in that same instance, if instead I can bring my full presence, ki I am here, I can feel your energy, I can see your beautiful face, I can feel the emotions that are arising out of our connection, I can smell you, I can touch you, I can hear you, I can activate all of my senses in engaging with you, then this engagement becomes like super blissful because we are fully there. And that is the invitation of Tantra, to come fully into anything you do.
So even if it's your meditation, अगर आप सब कुछ ब्लॉक करके 5 घंटे खाली बैठ सकते हैं, that is discipline, which is important, which is structure for grounding. But ultimately, that discipline is just the vessel that leads us to this ultimate bliss, which comes with awareness. And that awareness we have to cultivate, especially in this age of Instagram and scrolling and so much distraction. We have to cultivate our awareness so that we can give our attention to something. It's the most important commodity right now is attention. So can we say like Tantra has a lot to do with attention and giving your 100% into it? Like Yes. any action that I do, because even if I talk about reels and everything, लोगों का जो time span हो गया, it's just 5 seconds. They can't watch any reel for more than 5 seconds, right? Yeah. So anything that we do in our lifestyle, be it anything, just giving 100% is Yes. what explains Tantra as well. Absolutely. Perfect. Also, we have some cards here. Can you pull one card for our audience as a collective Yes. message from Devi, from Divine Feminine? Yes, absolutely. Perfect. So we have the Divine Feminine Oracle here. This is written by a beautiful woman, Megan Watterson, who was a Harvard student of spiritual sciences around the world. So she has researched all of the theologies, mythologies, spiritual traditions and philosophies around the world and chosen the feminine characters from each of them. So let's pick one together. Yes, Yeah, this will be alright. one of the characters Okay. from this deck. So let's see, where should we go? So अगर आप ऑडियंस में हैं और आप देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन कीजिए, एक आपके अंदर से जो भी सवाल उठता है जिसमें आप डिवाइन फेमिनिन का गाइडेंस चाहेंगे, शक्ति का गाइडेंस चाहेंगे, एक जो मदर, बिलवेड, however you see, you would like some feminine guidance, which is actually coming from your own inner feminine. Yeah, if you would like that, please think now of a question and something that you would like some guidance with, and then we will pick a card. Oh, Rita of Kashia, the patroness of impossible causes. I am miraculous. My prayers create powerful channels of possibility. Wow. So that's your message, that you are miraculous, you are divine, and your prayers create powerful channels of possibility. And the important thing to notice here is the power that we have when we pray. It is our action. We are choosing to ask for support. We are choosing to ask for divine intervention. That free will is with you. You have to pray. You have to ask. So what I'm getting from this card for you is that the divine wants to support you and miracles are possible. But you have to be the one that asks and exercise your power and your sovereignty and your free will to receive this guidance. Thank you so much for this lovely message, and thank you so much for being here, sharing such insightful, messages with us, all this guidance and breaking the barriers about Tantra that we, so many misconceptions we have about Tantra and all of that. So thank you so much for coming and giving us your time, your energy. Thanks a lot. Thank you, Lisa. Thank you for this platform, for creating this opportunity for people like me to share with all of you what is possible. इस दुनिया में क्या-क्या होता है और क्या-क्या possible है. Thank you. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें